डिवाइड करते हैं 5। कौन कौन से? पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस जैसे कि हिमालयास हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो यहाँ मैप में अगर देखें तो ये येलो वाला पार्ट जो है ये है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है, सबसे पहले यही बना था, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम लोग हिमालयास, तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है। फिर पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो कि हिमालयास और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। फिर पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स और लास्ट पढ़ेंगे आइलैंड्स। तो इंडिया को इन 5 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू से, है ना। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो देखो पेनिनसुलर प्लेटू जो है ओल्डेस्ट पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट। अगर इसको हम लोग अगर अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, एक सेकेंड, जैसे कि हम लोग जैसे जानते हैं कि जो अपना अर्थ है वो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो इस टाइम अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसके 1 बिलियन ईयर्स मतलब 1 बिलियन साल के बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये क्या 3.5 बिलियन ईयर्स एगो के आसपास हमें ओशियानिक क्रस्ट या क्रस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये मेजरली कौन सी क्रस्ट होती है? ओशियानिक क्रस्ट होती है, ठीक है, समुद्र की क्रस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्रेटॉन्स के फॉर्मेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। क्रेटॉन्स कह लो, प्रोटोकॉन्टिनेंट्स कह लो, माइक्रोप्लेट्स कह लो। तो इस टाइम क्या होता है कि इसके बाद जब ओशियानिक क्रस्ट बनता है उसके बाद हमें माइक्रोप्लेट्स या प्रोटोकॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें माइक्रोप्लेट्स या प्रोटोकॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इंडिया केस की बात करें, मतलब इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, तो इंडिया जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये 3 मेजर प्रोटोकॉन्टिनेंट से मिलकर बना है। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये 3 मेजर प्रोटोकॉन्टिनेंट से मिलकर बना है तो कई सारे, लेकिन हम लोग मेजरली जो बड़े बड़े प्रोटोकॉन्टिनेंट्स थे, है ना, जो बिग प्रोटोकॉन्टिनेंट है उसको देखेंगे। जैसे कि अरावली, अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, ठीक, अरावली हो गया। धारवार हो गया, धारवार प्रोटोकॉन्टिनेंट। और सिंहभूम, सिंहभूम, मेजर 3 और कई माइनर्स है। इन्हें प्रोटोकॉन्टिनेंट्स या फिर माइक्रोप्लेट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माइक्रोप्लेट्स। तो जो अपना इंडिया है वो हम ऐसे समझ सकते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो कई माइक्रोप्लेट्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि 3 मेजर है। एक यहाँ पर जैसे कि अरावली माइक्रोप्लेट्स हो गया या प्रोटोकॉन्टिनेंट, यहाँ पर हो गया सिंहभूम, ये हो गया अरावली, ये सिंहभूम, ये धारवार। और कई न्यूमरस छोटे छोटे प्रोटोकॉन्टिनेंट से मिलके अपना पेनिनसुलर इंडिया बनता है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, सबसे पहले यही बना था, ठीक है। और ये कब बना था? प्री कैम्ब्रियन फेज में बना था, प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ न्यूमरस माइक्रोप्लेट्स। देखो कई माइक्रोप्लेट्स से मिलके बना है। दीज माइक्रोप्लेट्स आर आल्सो नोन एज प्रोटोकॉन्टिनेंट। इन्हीं माइक्रोप्लेट्स प्लेट्स को हम लोग प्रोटोकॉन्टिनेंट भी कहते हैं, जिसमें कि देयर आर 3 मेजर प्रोटोकॉन्टिनेंट। अब वो मेजर प्रोटोकॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? अरावली प्रोटोकॉन्टिनेंट, धारवार प्रोटोकॉन्टिनेंट और सिंहभूम प्रोटोकॉन्टिनेंट, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर देखें ये लिखा है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझिए, देखो इस डायग्राम में देखो, तो पहला डायग्राम जो है ये डायग्राम नंबर 1, ठीक, बात कर रहा है आज से 225 मिलियन साल पहले, ठीक। इस टाइम पे जो अपनी पृथ्वी है उसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप, मतलब कि एक ही लैंड मास था जिसे पैंजिया कहा गया, ठीक। और एक ही ओशियन था जिसे पैंथालासा कहा गया, ठीक। अब फिर क्या होता है कि आज से 150 मिलियन ईयर्स एगो, 150 मिलियन साल पहले की बात है कि यही जो पैंजिया है ना, वो 2 लैंड मास में डिवाइड होता है। जो नॉर्थ में होता है उसे लॉरेशिया कहा गया, और साउथ में जो था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। यही पैंजिया है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे आप गोंडवाना लैंड को सही से देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कुछ साउथ अमेरिका जैसा नज़र आ रहा है ना। ये साउथ अमेरिका ही है, ठीक। ये क्या है? ये है अफ्रीका, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये है अंटार्कटिका, ये है ऑस्ट्रेलिया,
और ये अपना प्यारा पेनिनसुलर इंडिया है ना। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि जो अपना पेनिनसुलर इंडिया है या पेनिनसुलर प्लेटू है, ये किसका पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक। फिर क्या होता है कि यही जो इंडिया है, यहाँ पर आप डायग्राम नंबर 3 में देखिए, यही जो इंडिया है ना, ये देखो गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा है, और अलग होकर कहाँ की ओर जा रहा है? ये नॉर्थ वर्ड मूवमेंट कर रहा है। किधर? नॉर्थ की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर ये एशिया की तरफ जा रहा है, ठीक। अब इंडिया किसकी तरफ जा रहा है? एशिया की तरफ जा रहा है। और आज के अगर हम अर्थ टुडे की बात करें, आज हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो एशिया से अटैच हो चुका है, मतलब कि इसमें जुड़ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एशिया की तरफ जा रहा था, ठीक। अब इंडिया जब एशिया से कोलाइड करता है, मतलब इसे टकराता है, तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन करता है। जब इंडिया एशिया से कोलाइड करता है तो एक माउंटेन रेंजेस बनते हैं, और वो माउंटेन रेंजेस कौन से हैं? वो हैं हिमालयास। तो यहाँ पर जब इंडिया एशिया से कोलाइड करता है तो हिमालयास का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग हिमालयास और चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना अपना, वो किसका पार्ट था? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। और ये पॉइंट कह रहा है कि द स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज डिक्लाइंस फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट, है ना। तो जैसे कि मान लो कि ये पेनिनसुलर प्लेटू है, एक डायग्राम बनाता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है, मान लीजिए कि ये है पेनिनसुलर प्लेटू अपना, ठीक। इधर मान लीजिए कि ये है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, ठीक। ये है वेस्ट पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू का, ये है ईस्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्लोप है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पे कैसा हो रहा है? डिक्लाइन कर रहा है ना। मतलब वेस्ट में इसकी हाइट ज़्यादा है, वेस्ट में हाइट ज़्यादा है, ईस्ट में हाइट कम है। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर डिक्लाइन कर रहा है, ठीक। अगर हम लोग बात करें जो अपना पेनिनसुलर प्लेटू है, ये किन चट्टानों से मिलकर बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, रॉक स्ट्रक्चर क्या है? तो मेजर जो अपना पेनिनसुलर प्लेटू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ही मिलकर बना है। तो पेनिनसुलर प्लेटू किससे? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है, मतलब ग्रेनाइट और नीज, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो अब पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू में क्या क्या आता है। तो अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो इसे हम लोग दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक, इसमें जो माउंटेन रेंजेस आ रहे हैं, अब माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं पेनिनसुलर प्लेटू में? जैसे कि अरावली, ठीक, अरावलीस हो गया, विंध्य हो गया, ठीक, सतपुरा हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए और ईस्टर्न घाट्स हो गए। और भी माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन हम लोग मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो माउंटेन रेंजेस में हम लोग कौन कौन से पढ़ेंगे? अरावलीस, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है डायग्राम, ये है अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। ये देखिए वाइट कलर से ये जो लिखा हुआ है, और ये जो ब्राउन कलर का है ये है विंध्यन माउंटेन रेंज, ठीक। ये है वेस्टर्न घाट्स, और ये जो डाइसेक्टेड डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं ये हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे और हम लोग इसमें प्लेट्यूज भी पढ़ेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू को कई प्लेट्यूज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सीएनपी छोटा नागपुर प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है, दंडकारण्य प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, महाराष्ट्रन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और मेघालय प्लेटू, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखें तो डिटेल्स की बात करें पेनिनसुलर प्लेटू में हमें क्या देखने को मिल रहा है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेटू, मेघालय प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू, अरावलीज, विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि पेनिनसुलर प्लेटू में देखो ये है अरावली माउंटेन रेंज, ये है विंध्यास, ठीक, ये है सतपुरा रेंजेस। ये कौन सी है? नर्मदा और तापी रिवर के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? सतपुरा है। ये है वेस्टर्न घाट्स और इधर है ईस्टर्न घाट्स, ठीक। तो वन बाय वन टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक है वेस्टर्न घाट, ठीक। तो वेस्टर्न घाट से ये एक माउंटेन रेंजेस है, ठीक। और सबसे पहली बात ये किस प्रकार का पर्वत श्रृंखला है? तो वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये एक ब्लॉक माउंटेन है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो इसका फॉर्मेशन देखो टर्सरी टाइम में हुआ था। वेस्टर्न घाट का जो फॉर्मेशन है ना ये टर्सरी पीरियड में हुआ था। टर्सरी क्या है? ये एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो
जैसे कि ये इस डायग्राम में देखिए, ये जो ग्रे कलर का लैंड फॉर्म दिख रहा है, ये क्या है? यही है पेनिनसुलर प्लेटू। मान लो कि ये है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक। फिर टर्सरी टाइम में क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में हमें क्रैक्स डेवलप होते दिखता है, ठीक। इस क्रैक की वजह से हमें इसमें फॉल्टिंग और सब्सिडेंस जैसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब फॉल्टिंग होगी और सब्सिडेंस होता है, फॉल्टिंग जैसे यहाँ पे सब्सिडेंस हो रहा है, देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो लैंड मास, ये नीचे की ओर सबसाइड कर रहा है। इसकी सब्सिडेंस की वजह से क्या होगा? रिफ्टिंग होगा। और रिफ्टिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो इसके बगल वाला ब्लॉक है, इसमें हमें वेस्टर्न घाट्स मतलब ब्लॉक माउंटेन के फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, ठीक। तो ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म हुआ? तो ब्लॉक माउंटेन इज एन एग्जाम्पल, सॉरी, वेस्टर्न घाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। वेस्टर्न घाट किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल, ठीक। इट फॉर्म्स ड्यू टू द रिफ्टिंग एंड सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये कैसे बना है? पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट के रिफ्टिंग और सब्सिडेंस से ही वेस्टर्न घाट्स हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगर वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो इसे वेस्टर्न घाट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट और दूसरा है सदर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक। और वेस्टर्न घाट्स का जो विस्तार है वो कैसा है? तो यहाँ पे देखें अगर हम लोग स्लाइड में, तो ये जो ब्राउन कलर का माउंटेन रेंजेस दिख रहा है ना, यही है वेस्टर्न घाट्स, ठीक। तो इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार कहाँ से हो रहा है? ये तापी रिवर के साउथ से, ये देखो ये तापी रिवर फ्लो कर रही है, तापी रिवर फ्लो कर रही है। तो तापी रिवर के साउथ से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए, अगर ये जो ब्रॉडेस्ट पार्ट दिख रहा है वेस्टर्न घाट का, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट जो है ना, ये है नीलगिरी हिल। ये कौन सी हिल है? ये है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के ऊपर जितना भी वेस्टर्न घाट आता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो नीलगिरी के ऊपर जो भी वेस्टर्न घाट्स आएगा, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट आएगा। और नीलगिरी हो गया, और कन्याकुमारी तक, नीलगिरी से कन्याकुमारी तक जो भी पार्ट आता है वो होता है सदर्न वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत, ठीक। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। इसे ही हम लोग कहते हैं सह्याद्री, ठीक। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री कहते हैं। और तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का विस्तार की बात करें तो ये कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और गोवा में है, ठीक। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री कहते हैं। और महाराष्ट्र में भी वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, ठीक। अगर हम लोग नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है कलसूबाई। कलसूबाई जो है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, जो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के एक्सटेंशन की बात करें तो तापी रिवर से नीलगिरी हिल्स तक इसका विस्तार है। ये हमें महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और गोवा में देखने को मिलता है, ठीक। अगर इसकी कुछ हिल्स की बात करें तो महाराष्ट्र में हमें महाबालेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, मतलब महाबालेश्वर और त्र्यंबक हिल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही कुद्रेमुख, बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ है? कर्नाटका में है। ये सभी हिल्स ये सभी हिल्स जो है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के पार्ट हैं, ठीक। अब हम लोग अगर सदर्न वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में देखो नीलगिरी हिल्स आएगी। कौन कौन सी हिल्स आएंगे? नीलगिरी हिल्स आएगी, अन्नामलाई हिल्स आएगी, पलनी हिल्स आएगी और कार्डमम हिल्स आएगी। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी और कार्डमम हिल्स। तो यहाँ पे ये जो सदर्न वेस्टर्न घाट्स में ये जो ब्रॉडेस्ट पार्ट है यही है नीलगिरी हिल। कौन सी हिल है? नीलगिरी हिल है। नीलगिरी हिल्स के साउथ में है अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक। और ये है पलनी हिल। और सदर्न मोस्ट जो हिल है वो है कार्डमम। कार्डमम हिल्स को ही हम लोग इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, ठीक। अब हम लोग नीलगिरी हिल्स की बात करें तो नीलगिरी हिल्स जो है ये 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक। नीलगिरी हिल्स की बात करें तो नीलगिरी हिल्स फेमस फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और नीलगिरी हिल्स ही जो है ये इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। ये कब बना था? 1986 में। तो नीलगिरी हिल्स जो है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी? डोडा बेटा है।
डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और डोडा बेटा ही साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी? डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है। अब बात करें अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स जो है वो हाईएस्ट रेंज है साउथ इंडिया की, ठीक। और अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की। तो अनाईमुडी अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया की, ठीक। और अन्नामलाई हिल्स कहाँ मिलती है? वो तमिलनाडु और केरला। इसका जो विस्तार है अन्नामलाई हिल्स का वो 2 राज्यों में है, और 2 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है और केरला है, ठीक। अगर हम लोग पलनी हिल्स की बात करें तो पलनी हिल्स हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कार्डमम हिल्स का विस्तार केरला में है, ठीक। और ये सदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की कार्डमम हिल्स, ठीक। ये हम लोगों ने वेस्टर्न घाट्स को पढ़ लिया। तो अगर इसको हम लोग समराइज़ करें, एक सेकेंड, अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये कैसा, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन रेंज है? ब्लॉक माउंटेन रेंज है। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था? इसका फॉर्मेशन टर्सरी टाइम में हुआ था, ठीक। और इस वेस्टर्न घाट्स का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ये महाराष्ट्र में इसका विस्तार है, कर्नाटका में है, केरला में है, गोवा और तमिलनाडु। इन राज्यों में वेस्टर्न घाट्स का विस्तार है। और इसका एक्सटेंशन अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की बात करें तो ये तापी रिवर के साउथ से कन्याकुमारी तक इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स और एक है सदर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स में कुछ पास भी देखने को मिलते हैं, मतलब दर्रे देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिलता है थाल घाट और भोर घाट। ये 2 दर्रे हैं जो हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। थाल घाट जो है ना, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ऐसे ही भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक। तो नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स पढ़ लिया, सदर्न वेस्टर्न घाट्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में, ठीक। तो ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, वो भी कैसा? वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया। तो ईस्टर्न घाट्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग आर्कियन टाइम, प्री कैम्ब्रियन एरा। दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट डेन्यूडेड पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्री कैम्ब्रियन टाइम, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन का हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? तो पहला पार्ट होता है हेडियन, फिर होता है आर्कियन टाइम, और लास्ट में प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक एरा। हेडियन एरा, आर्कियन एरा, प्रोटेरोजोइक एरा। अगर टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पर तो ये है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये 3.5 बिलियन ईयर्स एगो और 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। जो हेडियन का टाइम पीरियड है वो 4.5 से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो के बीच का है। आर्कियन का 3.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स एगो के बीच का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा अभी ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स कब बना था? ये कुछ इस टाइम पीरियड के बीच में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ईस्टर्न घाट्स। आर्कियन टाइम में ही ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन होता है, इसी टाइम में अरावली का फॉर्मेशन होता है, इसी टाइम में सतपुरा का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक। प्रोटेरोजोइक एरा में विंध्यास का फॉर्मेशन होता है, विंध्य माउंटेन रेंज, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो ये कब फॉर्मेशन हुआ? इसका लगभग 2.5 या 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले ईस्टर्न घाट से अरावली का फॉर्मेशन हुआ था। तो बहुत पहले फॉर्म हुआ था, है ना। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया के, ईस्टर्न घाट्स और अरावली। और ये ओल्डेस्ट हैं इसलिए इसमें डेनुडेशन या इरोजन एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा हुई होगी, क्योंकि सबसे पहले बने थे इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें वेदरिंग, इरोजन और डेनुडेशन एक्टिविटी हुई होगी। इसलिए ये अब ये कैसे होंगे? अब इनका एलिवेशन कम होगा, मतलब कि अब ये लो माउंटेन रेंजेस होंगे, इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पर पढ़ें
डेट्स वाई इट इज़ द मोस्ट डेन्यूडेड पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। सबसे ज़्यादा डेन्यूडेड पार्ट है, सबसे ज़्यादा विदरिंग हुई है, क्यों? क्योंकि सबसे पुराने हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर बिकॉज दे आर डाइसेक्टेड बाई वेरियस रिवर, फॉर एग्जाम्पल महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस पॉइंट में कह रहा है कि ईस्टर्न घाट्स को महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ काटती हैं, इसलिए कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कि ईस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये बीच में टूटे हुए हैं। टूटे हुए क्यों? क्योंकि ये नदियाँ इसको तोड़ देती हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और अन्य नदियाँ भी हैं, ठीक। अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स के विस्तार की, एक्सटेंशन की, मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो स्ट्रेच फ्रॉम ओडिशा, देखो ओडिशा में हमें ईस्टर्न घाट से देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ईस्टर्न घाट्स जो है बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, रन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल बट डिसकंटिन्यूअस एंड लोअर इन एलिवेशन देन द वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट से छोटे हैं, छोटे मतलब कि हाइट कम है। ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो वेस्टर्न घाट से कम है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स बहुत पुराने हैं, वेस्टर्न घाट्स तो अभी बने हैं, ईस्टर्न घाट्स बहुत पुराने हैं इसलिए छोटे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका रॉक स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है ईस्टर्न घाट की, तो ये मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बने हैं। ईस्टर्न घाट्स आर कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में नीज हो गया, चार्नोकाइट और खोंडालाइट, स्पेशल टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलते हैं, चार्नोकाइट्स एंड खोंडालाइट्स। ईस्टर्न घाट्स किसके एग्जाम्पल हैं? फोल्ड माउंटेन के। तो ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये देखिए ईस्टर्न घाट्स हैं। ये जो माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं जो ईस्टर्न साइड में पेनिनसुला इंडिया के सिचुएटेड हैं, ये है ईस्टर्न घाट्स, जो कि बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस मतलब कि ब्रोकन है, ये बीच में टूटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से नदियाँ फ्लो करती हैं, रिवर्स बहती हैं, इसलिए नदियों ने काटा है, ठीक है। अब हम लोग ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है आरमाकोंडा। कौन सी है? आरमाकोंडा, या फिर इसे ही जिंदागाड़ा पीक भी कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। अगर हम लोग बात करें उड़ीसा में कौन कौन सी हिल्स हैं, तो ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी हो गई, दियोमाली और मल्लगिरी। महेंद्रगिरी, दियोमाली, मल्लगिरी, ये जो हिल्स हैं ये ईस्टर्न घाट्स में उड़ीसा मिलती हैं, ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश में है नल्लामल्ला, वेनिकोंडा, पालकोंडा और नगारी हिल्स। तमिलनाडु की बात करें जावड़ी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ठीक। तो हम लोग ने ईस्टर्न घाट्स से पढ़ लिया। तो अगर हम लोग ईस्टर्न घाट्स की बात करें, रिवीजन करें, ये कैसा है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक। कब बना था? आर्कियन टाइम में बना था, ठीक। और डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, हाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लो एलिवेशन है, और आरमाकोंडा इसकी हाईएस्ट पीक है। और ये किससे बना है? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो यही ईस्टर्न घाट्स के बारे में है, ठीक। अब नेक्स्ट माउंटेन रेंज जो है वो है अरावली रेंज। हम लोग अरावली माउंटेन रेंज की बात करें तो कहाँ पर है? तो यहाँ पर अगर देखें इंडिया की बात करें तो अरावली माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और जो इसका ओरिएंटेशन है, जो विस्तार है, वो किस डायरेक्शन में है? तो अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्शन को फॉर्म करें, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट होगा ये आएगा साउथ वेस्ट में, ये वाला पार्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में इसका विस्तार है, ठीक। तो अरावली माउंटेन रेंज की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, विश्व में है ना, विश्व में सबसे पुराना माउंटेन रेंजेस में से एक है। द अरावली रेंजेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इसका स्टेट्स की बात करें तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। और ये कौन कौन से राज्यों से में इसका विस्तार है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो अरावली माउंटेन रेंज की बात करें तो ये गुजरात से होके जाता है दिल्ली तक, बीच में मिलता है राजस्थान, और इसका कुछ पार्ट हरियाणा में पाया जाता है, ठीक। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली रेंज का, और ये राजस्थान और हरियाणा में भी पड़ता है, ठीक। इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। अरावली जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया का। तो ओल्डेस्ट है, और कैसा माउंटेन रेंज है? फोल्ड माउंटेन रेंज है, फोल्ड। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया का कौन सा? अरावली रेंज, जो कि हमें प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन एरा में देखने को मिला था,
तो प्री कैम्ब्रियन टाइम या फिर आर्कियन टाइम में अरावली का फॉर्मेशन होता है। ये कैसा है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया का, सबसे पहले फोल्ड माउंटेन रेंज इंडिया में यही बना था। ठीक है, सबसे पहले बना, इसलिए इसमें इरोजन भी अभी तक क्या सबसे ज़्यादा हुआ है, हाईली इरोडेड है। इतना ज़्यादा इरोजन हो चुका है कि ये दिल्ली में फ्लैट हिल्स की तरह लगता है, मतलब फ्लैट पार्ट की तरह लगता है। तो हाईली इरोडेड नाउ अपीयर्स मोर लाइक हिल्स देन हाई माउंटेन्स एंड बिकेम ऑलमोस्ट फ्लैट इन द रीजन ऑफ दिल्ली। दिल्ली में ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है बिकॉज ऑफ हाई डेनुडेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज रेलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन। ठीक, इसमें इतना ज़्यादा डेनुडेशन हुआ है इसलिए इसे रेलिक्ट या रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, इसे अरावली माउंटेन रेंज को। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी, गुरु शिखर है। गुरु शिखर इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, जो कि माउंट आबू में मिलती है। तो गुरु शिखर कहाँ पर है, माउंट आबू में है, जो कि अरावली की हाईएस्ट पीक है। और यहीं पर हमें दिलवारा जैन टेम्पल भी देखने को मिलता है। ठीक है, अरावली माउंटेन रेंज भी मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक में सिस्टोनीज हो गया और इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से मिलकर बना हुआ है कौन सा, अरावली माउंटेन रेंज। ठीक, अब यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि इसका ओरिएंटेशन अभी हमने देखा था। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये है डायग्राम नंबर 1 और ये साइड में 2। तो डायग्राम 1 में देखो ये जो है ये कौन सा माउंटेन रेंज है, ये है अरावली। ठीक, तो अरावली का ओरिएंटेशन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये पड़ता है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है इसका ओरिएंटेशन। ठीक, विस्तार किस प्रकार से है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर देखो ये जो विंड है, रेड कलर के जो एरो है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड को शो कर रहे हैं। ये एरो क्या शो कर रहा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ये जो एरो है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड को शो कर रही है। ये हवाएं चल रही हैं, वो कैसी हवाएं हैं, साउथ वेस्ट मानसून हवाएं हैं। ठीक, और ये विंड्स कहाँ से आ रही हैं, ये अरेबियन सी से आ रही हैं। ठीक, अरब सागर से आ रही हैं। तो जब ये अरब सागर से फ्लो करती हैं, मतलब अरब सागर के ऊपर से ब्लो करती हैं विंड, तो अरब सागर से क्या करती हैं, मॉइस्चर ले लेती हैं, मॉइस्चर या वाटर वेपर पिकअप कर लेती हैं। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है अरब सागर से जब बहती हैं तो ये क्या मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं। ठीक है, तो अब ये कैसी हो गई हैं, अब ये मॉइस्ट विंड है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक, लेकिन मॉइस्चर तो है, लेकिन तब भी पर ये राजस्थान में रेनफॉल नहीं कर पाते। क्यों, इसका रीज़न ये है कि ये अरावली के पैरेलल निकल जाती हैं, रेनफॉल हो ही नहीं पाती। तो रेनफॉल कब होती है, तो इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक हम लोग स्लाइड लेते हैं, वहाँ पे अच्छे समझते हैं कि रेनफॉल यहाँ पर कैसे होती है, उसका रीज़न क्या है। मान लो ये है सरफेस, ये है माउंटेन, ये हो गया सरफेस माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये है वाटर बॉडी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है हवाएं कुछ इस प्रकार से बह रही हैं। ठीक, अब जब हवा किसी पानी सतह के ऊपर चलेगी, किसी वाटर बॉडी के ऊपर से ब्लो करेंगी, तो जो मॉइस्चर है वो पिकअप कर लेंगी। मतलब कि जो नमी है, जो समुद्र में या वाटर बॉडी में जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, वो फ्रिक्शन के थ्रू किस में, एयर में आ जाएगा। तो अब एयर जो है वो कैसी हो चुकी है, मॉइस्ट हो चुकी है। अब ये जो एयर है ये कैसी है, मॉइस्ट एयर है, मतलब कि नमी है इस हवा में। ठीक, अब ये हवा जब जाती है और पहाड़ से जब टकराएगी, टकराने के बाद क्या होता है कि यही हवा पहाड़ के साथ ऊपर चढ़ने लगती है। ठीक, तो एयर क्या हो रहा है, ऊपर राइज कर रही है। और ये हवा कैसी है, इस हवा में मॉइस्चर, मतलब नमी वाली हवा है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हवा ऊंचाई पे जाएगी, ठीक, जब हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तापमान घटेगा। ठीक, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे जो एयर होगी, जो हवा होगी, वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एयर बिकेम कोल्ड। ठीक, अब ठंडी जब हवा होगी, ठीक, एयर जब कोल्ड हो जाएगी तो यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, उससे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है,
वाटर वेपर मतलब कि जो अभी वाटर, जो पानी वाटर गैस के फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रॉपलेट्स में, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो कंडेंसेशन में क्या होगा कि वेपर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यही ड्रॉपलेट्स, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाएंगे? क्लाउड्स बनाएंगे। यही वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड बनाएंगे, मतलब बादल बनाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ेगी, जैसे जैसे हवा देखो यहाँ पे ऊपर चढ़ रही है, जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ेगी तापमान घटेगा। टेम्परेचर कम होने से क्या होगी? एयर ठंडी होने लगेगी। और जैसे एयर कोल्ड होगी, जब एयर कोल्ड होगी तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडेंसेशन में क्या होगा? यही जो वाटर वेपर जो अभी एयर में था, ठीक, जो वाटर वेपर एयर में था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड्रॉपलेट्स में। ये वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड में, वाटर ड्रॉपलेट्स। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाएंगे? क्लाउड्स, मतलब बादल का फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब इन्हीं बादलों से क्या होगी? बारिश। इन्हीं बादलों से क्या होगी? रेनफॉल। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जब भी हवा ऊपर उठ रही है, कैसी हवा? मॉइस्ट एयर। जब भी मॉइस्ट एयर अगर राइज करेगी, मतलब ऊपर उठेगी, तो हमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल। ठीक। और यहाँ पर हवा क्यों उठ पा रही है? मतलब यहाँ पर हवा क्यों उठ रही है? क्योंकि यहाँ पर माउंटेन एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। जो पहाड़ है ये माउंटेन किसकी तरह काम कर रहा है? बैरियर की तरह काम कर रहा है। इसलिए हवा आगे न जाकर ऊपर उठ रही है। ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एयर ऊपर राइज कर रही है। राइज करने की वजह से क्या हो रहा है कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है और रेनफॉल हो रही है। ठीक। अब हम लोग इसी डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले डायग्राम नंबर 2 में देखो, एक सेकेंड। डायग्राम नंबर 2 में देखें तो ये जो वाटर बॉडी है ये है अरेबियन सी। ठीक। अरेबियन सी से मॉइस्चर साउथ वेस्ट मानसून जो विंड है ये पिकअप कर लेंगी। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड में मॉइस्चर कहाँ से आएगा? अरेबियन सी से। ठीक। अब यही हवाएं जिसमें मॉइस्चर है, ये अरावली के सदर्न पार्ट में, ये अरावली का कौन सा पार्ट है? साउथ वाला पार्ट है। ठीक। तो सदर्न पार्ट से टकराएंगी। ठीक। और टकराने से क्या होगा कि अरावली अब बैरियर की तरह काम करेगा। जो सदर्न पार्ट है अरावली का, किसकी तरह काम करेगा? बैरियर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से ये जो एयर है ये ऊपर की तरफ राइज करेगी। ठीक। ये जब एयर राइज करेगी तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और इससे क्या होगा? रेनफॉल होगी। तो हम देखो, अब डायग्राम नंबर 1 पे आओ। डायग्राम नंबर 1 में देखो, तो ये देखो रेनफॉल कहाँ देखने को मिल रहा है? अरावली के साउथ पार्ट में। यहाँ पे एयर कोलाइड कर रही है सदर्न पार्ट में, सदर्न मोस्ट पार्ट में एयर जो है कोलाइड कर रही है, और हमें यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये हवाएं पैरेलल निकल जा रही हैं, यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा। रेनफॉल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर इन हवाओं को रोकने के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर उठ सकें। तो यहाँ पर ये हवा क्या ऊपर उठ ही नहीं पा रही हैं, ये सीधा निकल जा रही हैं। ठीक है। अब एयर पैरेलल निकल जा रही हैं, रुक नहीं पा रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या? रेनफॉल नहीं होती है, नो रेनफॉल। ठीक। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो कि अरावली की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती, ऐसे अरावली डायरेक्शन होती, तो यही एयर जो टकरा के अरावली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता, और ये एयर क्या होती? ऊपर की ओर राइज कर जाती और यहाँ पर रेनफॉल होती। ठीक। लेकिन ऐसा है नहीं, और हमें रेनफॉल अरावली में कहाँ देखने को मिलता है? सदर्न टिप पे, सदर्न मोस्ट टिप जो है अरावली की, यहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा माउंटेन रेंज है? विंध्य माउंटेन रेंज। जो विंध्य माउंटेन रेंज की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। और ये कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है? तो गुजरात, ठीक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन राज्यों में विंध्य माउंटेन रेंज का विस्तार है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्रोटेरोजोइक टाइम में हुआ था, है ना। हम लोग ये पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो विंध्य रेंज का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये कब बना था? प्रोटेरोजोइक एरा में बना था। ठीक है। प्री कैम्ब्रियन फेज में प्रोटेरोजोइक एरा में विंध्य माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ था। जिस टाइम विंध्य माउंटेन रेंज बना था, है ना, उस टाइम ये कौन सा माउंटेन था? ये फोल्ड माउंटेन था। अगर यहाँ पे देखें, जब ये बना था फॉर्मेशन के टाइम पे, ये एक फोल्ड माउंटेन था। ठीक।
जब बना था। लेकिन अब ये कैसा है, एक ब्लॉक माउंटेन की तरह है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन की तरह है ये। इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक माउंटेन बट नॉट अ ट्रू ब्लॉक माउंटेन। देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट वॉज लाइक अ फोल्ड माउंटेन बट नाउ ड्यू टू denudation एंड रिफ्टिंग प्रोसेस इट बिकेम अ ब्लॉक माउंटेन, but it is not a true block mountain. We can say it is as a residual type mountain with block like escarpment. इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिस टाइम विंड रेंज बना था उस टाइम फोल्ड माउंटेन था, ठीक। फिर क्या होता है, समय के साथ इसमें हमें यहाँ पे रिफ्टिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलती है, रिफ्टिंग। और रिफ्टिंग से हमें यहाँ पे नर्मदा रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। नर्मदा रिफ्ट वैली, रिफ्टिंग से किसका फॉर्मेशन होता है, नर्मदा रिफ्ट वैली से, ठीक। तो यहाँ नर्मदा रिफ्ट वैली, ये नर्मदा रिवर, इसका फॉर्मेशन होता है। इसकी फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर रिफ्टिंग होता है और सब्सिडेंस होता है। तो अब क्या होता है कि जो विंध्य रेंज का सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, जो साउथ वाला पार्ट है, ये एक ब्लॉक माउंटेन की तरह दिखने को लगता है। लगता है कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक। लेकिन ये पूरी तरीके से ना ही फोल्ड माउंटेन है ना ही ब्लॉक माउंटेन। ये कैसा है, ये एक रेसिडुअल टाइप माउंटेन है विद ब्लॉक लाइक स्कारपमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कह रहा है जो विंड रेंज है ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। किसकी तरह, वाटर डिवाइड की तरह। तो पहली बात, ये विंड रेंज जो है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, ठीक। और विंड रेंज की बात करें तो ये वाटर डिवाइड की तरह भी काम करता है। ये गंगा रिवर सिस्टम और डेक्कन रिवर सिस्टम, जो नर्मदा रिवर सिस्टम है, तापी रिवर सिस्टम है, इसे अलग करता है, डिवाइड करता है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है, जो दो ड्रेनेज सिस्टम को आपस में डिवाइड करता है, उसे वाटर डिवाइड कहते हैं, ठीक। तो विंड रेंज acts like a water divide between Ganga river system and peninsular river system. Northern slope feed major Ganga tributaries like Chambal, Betwa, Ken, Sonar, Tamsa, Kali, Sindh, etc. Southern slope drains into Narmada and Son. ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है, कह रहा विंड रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू विंध्यन रेंज, बार्नेर रेंज एंड कैमूर रेंज। तो विंध्य को हम लोग विंध्यन रेंज, बार्नेर रेंज और कैमूर रेंज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है विंध्य रेंज की वो है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर या इसे ही हम लोग कहते हैं गुडविल पीक। ये हमें मध्य प्रदेश के दमोह जिले में देखने को मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट माउंटेन रेंज है सतपुरा माउंटेन रेंज। सतपुरा माउंटेन रेंज की बात करें तो ये एक माउंटेन रेंज है। कैसा माउंटेन रेंज है, ये एक ब्लॉक माउंटेन रेंज है। कैसा, ब्लॉक माउंटेन रेंज। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, आर्कियन टाइम में। किस टाइम हुआ था, आर्कियन टाइम में। और सतपुरा माउंटेन रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है, फॉर्मेशन कब हुआ था, आर्कियन टाइम में हुआ था, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में मिलता है ये हमें। और कहाँ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इसका विस्तार 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ईस्ट वेस्ट इसका एक्सटेंशन है। सतपुरा रेंज के नॉर्थ में है नर्मदा वैली। ये जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर ये सतपुरा माउंटेन रेंज के नॉर्थ में है, उत्तर में है, ठीक है। और साउथ में है तापी रिवर। साउथ में कौन सी है, तापी रिवर है। इसकी कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर के आसपास है। और एक ऐसा माउंटेन है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है जो कि फॉल्टिंग की वजह से बना है। इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन या आर्कियन टाइम में हुआ था। अगर हम लोग सतपुरा की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी, धूपगढ़। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज, जो कि हमें महादेव हिल्स में देखने मिलती है। तो महादेव हिल्स में पंचमढ़ी हिल स्टेशन के पास धूपगढ़ जो है सतपुरा की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और यहीं पर ये जो है सतपुरा को हम लोग 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, राजपीपला, महादेव और मैकाल। सतपुरा को हम लोग राजपीपला, महादेव और मैकाल रेंज में डिवाइड करते हैं। महादेव में ही सतपुरा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है और मैकाल में अमरकंटक माउंटेन रेंज, अमरकंटक पीक देखने को मिलती है। तो अमरकंटक पीक किस माउंटेन रेंज में है, मैकाल में है। और अमरकंटक पीक से ही नर्मदा रिवर और सोन रिवर निकलती है, ठीक है। तो सतपुरा इज डिवाइडेड इंटू राजपीपला, महादेव एंड मैकाल रेंज। राजपीपला, महादेव एंड मैकाल रेंज। नर्मदा एंड सोन रिवर आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक पीक। सतपुरा इज अ ब्लॉक माउंटेन बट इनिशियली इट वाज अ फोल्ड माउंटेन, ठीक। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीज रॉक। सतपुरा भी ग्रेनाइट और नीज रॉक से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये देखो, ये है विंध्य माउंटेन रेंज, ये है सतपुरा, ये है अजंता और सतमाला।
तो देखो विंध्य माउंटेन रेंज और सतपुरा के बीच में कौन सी रिफ्ट वैली है, ये है नर्मदा रिफ्ट वैली, है ना। यहाँ पे रिफ्टिंग हुई है, और जब भी रिफ्टिंग होती है, रिफ्टिंग की वजह से सब्सिडेंस और फॉल्टिंग वजह से कौन से माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर विंध्यन रेंज को दिखता है कि ब्लॉक माउंटेन है, यहाँ से अगर हम सतपुरा माउंटेन रेंज को दिखेंगे, देखें क्या दिखेगा, ब्लॉक माउंटेन है। ऐसा ब्लॉक माउंटेन, ठीक। तो विंध्य माउंटेन और सतपुरा माउंटेन के बीच में कौन सी है, नर्मदा रिफ्ट वैली है। ऐसे ही सतपुरा और अजंता सतमाला के बीच में कौन सी, तापी रिफ्ट वैली है। कौन सी है, तापी रिफ्ट वैली। तो हम कह सकते हैं कि जो सतपुरा माउंटेन रेंज है वो नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली के बीच में है, इसलिए कैसा है ये, इसीलिए ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है ना। यही तो होता है ब्लॉक माउंटेन। अब माउंटेन्स क्या होता है तो डिटेल में हम लोग फिजिकल जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया के मेजर माउंटेन रेंजेस कवर कर लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्लेटूस पढ़ेंगे, ठीक। एक बार हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है, कि आज क्या क्या पढ़ा है, रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकेंड। आज हम लोग की बात करें तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ता वेस्टर्न घाट, है ना। ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक, जो कि एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ईस्टर्न घाट्स, जो कि एक डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक, ईस्टर्न घाट्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावली। यहाँ पे कौन सी है, विंध्य। और फिर हम लोगों ने पढ़ा सतपुरा, ठीक। सतपुरा माउंटेन रेंज के नॉर्थ में है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिफ्ट वैली, और सतपुरा के साउथ में है तापी रिफ्ट वैली, है ना, ठीक। और इसमें बात करें ये कौन से प्रकार के माउंटेन रेंजेस, ये भी देख लेते हैं। तो हमने देखा था अरावली कैसा माउंटेन रेंज है, ये फोल्ड है। विंध्यन कैसा है, रेसिडुअल टाइप कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंज है, ठीक, रेसिडुअल टाइप कॉम्प्लेक्स। सतपुरा की बात करें, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं, ये फोल्ड माउंटेन है। ईस्टर्न घाट्स कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन। वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट्स से भी ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस पढ़ लिए हैं साउथ इंडिया के। कल हम लोग पेनिनसुला प्लेटू के प्लेटूस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्लेटूस, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।